Hello students, welcome back to our political science lecture series. So हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 फ्रीडम। मैं एक बार आपको रिकैप देती हूँ कि हम क्या कवर कर रहे थे। हम क्लास 11th की जो पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक है, एनसीईआरटी बुक, हम उसको कवर कर रहे थे। उसका चैप्टर 1 मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है, जो कि जिसके टोटल 7 पार्ट्स हैं। ठीक है, उन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, या फिर आप जाके जो प्लेलिस्ट है पॉलिटिकल थ्योरी के नाम से, उसमें चेक कर सकते हो, वो चैप्टर आपको मिल जाएगा। और इसके पहले हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क की जो बुक है, वो भी क्लास 11 की एनसीईआरटी बुक है, उसके भी 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ये जो चैप्टर है, चैप्टर 2 फ्रीडम, ये पॉलिटिकल थ्योरी की जो बुक है उसका सेकेंड चैप्टर है, जो हमें आज कवर करना है। तो इसके भी डिफरेंट पार्ट्स आएंगे, ठीक है। और आप को ये जो नोट्स हैं ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 2 फ्रीडम। देखो, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये जो फ्रीडम आपका, ये जो चैप्टर का नाम है, इसका मीनिंग क्या है। देखो, फ्रीडम का जनरल और जो बेसिक मीनिंग है वो ये रहता है कि आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी सको, ठीक है, और आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे एक्शंस लो जो कि आपके चॉइसेस के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, आप में ऐसी एबिलिटी हो कि आप चॉइसेस कर सको, इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सको, ठीक है, बिना किसी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस के, इंटरफेरेंस लाइफ में अपने डिसीजंस ले सको। ठीक है, उसे हम कह रहे हैं फ्रीडम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट है कि आपके एक्शंस की वजह से सोसाइटी में जो और मेंबर्स हैं उनको हार्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रीडम इन सिंपल वर्ड्स क्या है? फ्रीडम मीन्स द लिविंग योर लाइफ द वे यू वांट, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट हार्मिंग अदर्स। ठीक है, मतलब कि आप दूसरे की फ्रीडम को ध्यान में रखते हुए अपनी फ्रीडम को, अपनी चॉइसेस को इंडिपेंडेंटली एक्सरसाइज करते हो, तो उसको हम कहते हैं फ्रीडम। ठीक है, अच्छा, अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में आपके अकॉर्डिंग फ्रीडम का मतलब क्या है। जब आप ये वर्ड सुनते हो फ्रीडम, तो आपके दिमाग में क्या आता है कि आपको किस चीज से फ्री होना है। ठीक है, आप उनको कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर। और तब तक हम देखते हैं आपके चैप्टर में क्या गिवन है। देखो, human history provides many examples of people and communities which have been dominated or enslaved or exploited by more powerful group, but it also provides us with inspiring examples of heroic struggle against such domination. देखो, जनरली अगर हम बैक साइड से देखें ह्यूमन हिस्ट्री को, तो हमें ये देखने को मिलता है कि कैसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स या फिर बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे जिनकी एक अपनी आइडेंटिटी होती थी। हम उसको एथनिसिटी के बेसिस पे कह सकते हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो इंडिविजुअल्स होते थे, ये जो कम्युनिटीज होती थी, इनको डोमिनेट कर लिया जाता था या इनको एनस्लेव बनाया जाता था किसी पावरफुल ग्रुप्स के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल समझो, जब ब्रिटिशर्स अपनी कॉलोनीज बना रहे थे डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट स्मॉल कंट्रीज में, तो वो क्या कर रहे थे, वो वहां से बहुत सारे लोगों को, स्पेशली आप देखोगे अफ्रीका के बहुत सारे लोगों को एनस्लेव बना के आपका कुछ साउथ अमेरिका या अमेरिका साइड आपका भेज रहे थे वहां पे काम करने के लिए, और ये चीज फोर्सफुली कराई जा रही थी। आपने इस एग्जांपल से समझा कि कैसे जो है हमेशा एक डोमिनेटेड ग्रुप जो है वो किसी जो माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं या जो इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज होती हैं उनको, उनके ऊपर डोमिनेशन दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरी साइड पे ये देखें कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसी पर्सनालिटीज हैं जिसने कहीं ना कहीं ऐसी डोमिनेशन के अगेंस्ट अपनी वॉइस रेज करी है। ठीक है, उसमें आपको 2 एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे, आपकी बुक में ही दे रखा है। जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ना, इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, अभी तो मैं आपको इंट्रो दे रही हूँ, उसमें ही आपको 2 एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे। पहले है नेल्सन मंडेला का, ये है उनकी फोटो यहाँ पे, और दूसरी है अंग सन सूकी का। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो नेल्सन मंडेला थे वो आपके साउथ अफ्रीका के थे, और इन्होंने कैसे फ्रीडम के लिए जो है अपनी वॉइस रेस करी थी, इसको हम अच्छे से समझेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा इस चैप्टर का। और ये जो है अंग सन सू की, ये जो है म्यांमार से थी, जिन्होंने कहीं ना कहीं म्यांमार में जो मिलिट्री रिजीम था उसके अगेंस्ट जो वॉइस उठाई थी कि कैसे वो लोगों की फ्रीडम को जो है वॉयलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि ह्यूमन हिस्ट्री में ये एविडेंस है कि बहुत सारी कम्युनिटीज और पीपल को जो है डोमिनेशन फेस करना पड़ा, उनको एनस्लेव करा गया, एक्सप्लॉइट करा गया बहुत सारे पावरफुल ग्रुप्स के द्वारा। लेकिन कुछ ऐसी पर्सनालिटीज भी रही हैं, कुछ ऐसे हीरोइक स्ट्रगल्स रहे हैं, जैसे कि हमारे सामने 2 एग्जांपल्स हैं, नेल्सन मंडेला एंड अंग सन सूकी का। ठीक है, जिन्होंने आवाज उठाई ऐसी डोमिनेशन के अगेंस्ट।
ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है ये इसमें, व्हाट इज दिस फ्रीडम फॉर विच पीपल हैव बीन विलिंग टू सेक्रीफाइस एंड डाई। अब ये यहाँ पे कह रहा है कि ये फ्रीडम का मतलब क्या है, मतलब फ्रीडम ऐसी क्या चीज होती है कि लोग जो है वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते हैं। आप देखोगे जो नेल्सन मंडेला थे, उन्होंने अपने 28 ईयर्स जो है उन्होंने उनको इम्प्रिजन करके रखा गया था, ठीक है, जस्ट बिकॉज वो फ्रीडम के लिए वॉइस रेस कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे साउथ अफ्रीकन पीपल के लिए, ठीक है। तो इन इट्स एसेंस अब यहां से बताया गया कि फ्रीडम एक्चुअली है क्या। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम रिप्रेजेंट्स द डिजायर ऑफ पीपल टू बी इन कंट्रोल ऑफ देयर ओन लाइव्स एंड डेस्टिनीज and to have the opportunity to express themselves freely through their choices and activities. Not just individuals, but societies also value their independence and wish to protect their culture and future. देखो बेसिकली जो फ्रीडम है वो क्या है, जिसके लिए लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, वो फ्रीडम का मतलब ये होता है कि लोगों की डिजायर कि वो अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल कर सके, ठीक है, अपने उनके पास अपॉर्चुनिटीज हो कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके फ्रीली, ठीक है, उनके वो अपनी चॉइसेस को रख सके अपने सामने, जो भी सरकार है उनको अपनी डिजायर्स अपनी चॉइसेस के बारे में बता सके, ठीक है, अपनी जो एक्टिविटीज वो करना चाहते हैं वो बता सके, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल फ्रीडम की बात नहीं है, बल्कि पूरी सोसाइटी की फ्रीडम की बात हो रही है। पूरी सोसाइटी में जो हर मेंबर है वो कैसे उसके पास कैसे चॉइसेस होनी चाहिए, कैसे वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है, अपने कल्चर को अपने फ्यूचर चॉइसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाउएवर given the diverse interests and ambitions of people, any form of social living requires some rules and regulation. अब यहाँ से क्या पॉइंट बताना चाह रहा है ये, कि एक तरफ तो हमने समझा कि फ्रीडम जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि लोग जो है दे हैव बीन विलिंग टू सेक्रीफाइस एंड डाई, ठीक है, लेकिन हम दूसरी तरफ फ्रीडम पे बोल रहे हैं कि उसको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए होगी फ्रीडम को रेगुलेट करने के लिए। अब ये क्या हो गया, आप एक तरफ बोल रहे हो कि आप सबको फ्री कर दो जो भी वो करना चाहते हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ रूल्स एंड रेगुलेशन की भी बात कर रहे हो, ऐसा क्यों? देखो रीजन ये है क्योंकि फ्रीडम डजंट मीन वी कैन डू एनीथिंग वी वांट। हम एक सोसाइटी में रहते हैं और वहाँ पे और भी मेंबर्स रह रहे हैं हमारे साथ, तो हम अगर कोई एक्शन लेंगे तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सामने वाले मेंबर को भी अफेक्ट करेगा। दैट्स वाई कुछ रूल्स और रेगुलेशंस नेसेसरी होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल समझो कि ट्रैफिक सिग्नल है, ठीक है, अगर वो ट्रैफिक सिग्नल को अच्छे से रेगुलेट नहीं करा गया, अगर उसको अच्छे से सब फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक केओस क्रिएट होगा, एक्सीडेंट्स होंगे। इसी तरीके से कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि फ्रीडम पे लगाना जरूरी है, नहीं तो सोसाइटी में केओस क्रिएट होगा, फिर तो क्राइम बढ़ जाएंगे, लोग अपनी मनमर्जी का कुछ भी करेंगे, ठीक है। तो इसलिए फ्रीडम में कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए होते हैं, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। सही वर्ड क्या होगा, जब भी आप लिखोगे कि फ्रीडम में कुछ लिमिटेशंस की रिक्वायरमेंट होती है तो उसमें आपको ये टर्म यूज करना है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। वही चीज को एक्सप्लेन करा गया है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए जाएंगे, दीज रूल्स मे रिक्वायर सम कॉन्स्ट्रेंट्स टू बी इम्पोज्ड ऑन द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। तो ये जो रूल्स और रेगुलेशंस लाए जाएंगे उसमें कुछ ना कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे जो कि इंडिविजुअल की फ्रीडम पे इम्पोज करे जाएंगे, but it is recognized that such constraint may also free us from insecurity and provide us with the condition in which we can develop ourselves. तो यहाँ पे मीनिंग ये है कि जो भी आप रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो इंडिविजुअल की फ्रीडम पे, क्यों लगा रहे हो, क्योंकि आपको सोसाइटी के अदर मेंबर्स भी जो है हार्म ना हो सके किसी इंडिविजुअल के एक्शन से। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो भी आप कॉन्स्ट्रेंट लगा रहे हो, रीजनेबल कॉन्स्ट्रेंट जो लगा रहे हो इंडिविजुअल के फ्रीडम पे, वो उस कॉन्स्ट्रेंट के अंदर भी वो जो है अपनी इनसिक्योरिटी से फ्री होना चाहिए, ठीक है, वो इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसके सामने ऐसी कंडीशंस आनी चाहिए जिसके अंदर वो खुद को डेवलप कर पाए, ठीक है। मतलब फ्रीडम का रियल मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए अगर आप कॉन्स्ट्रेंट लगा भी रहे हो फिर भी। In political theory, much of the discussion regarding freedom has therefore focused on trying to evolve principles by which we can distinguish between सोशली नेसेसरी कॉन्स्ट्रेंट एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस। मतलब ये यहाँ पे कह रहा है कि पॉलिटिकल थ्योरी की जो आपकी बुक है और जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं फ्रीडम में, इसमें हम आगे समझेंगे कि जो भी डिस्कशन करे गए हैं फ्रीडम को लेके, वो इस चीज पे फोकस रखा गया है उस डिस्कशन का कि
कैसे जो प्रिंसिपल्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं फ्रीडम को लेके, और कैसे जो है एक बाकी, और कैसे जो सोशली सोशली नेसेसरी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, जो सोशली नेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस हैं और जो नॉर्मल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उनमें डिफरेंस क्या है। मतलब आप नॉर्मली अगर किसी को बोल रहे हो नहीं भाई आप अपना ओपिनियन नहीं दे सकते, ये वाली रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी। अगर आप रीजन दे रहे हो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपना ओपिनियन क्यों नहीं देना चाहिए, क्या वो कोई हेट स्पीच फैलाएगा, क्या उसके ओपिनियन देने से या उसकी कुछ स्पीच देने से किसी को कोई कम्युनल वायलेंस क्रिएट होगा, तो उसे हम कह रहे हैं, तब उस पे रिस्ट्रिक्शन लगाना सही है, उसे ही हम कह रहे हैं सोशली नेसेसरी कॉन्स्ट्रेंट। तो ये चैप्टर में जब आप आगे समझोगे तो आपको डिफरेंस समझ आएगा कि नॉर्मल जो रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं फ्रीडम में वो क्या होती है, और जो सोशली सोसाइटी को जिन रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत है वो क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, देयर हैज ऑल्सो बीन अ डिबेट अबाउट पॉसिबल लिमिटेशंस ऑन फ्रीडम विच may result from the social and economic स्ट्रक्चर्स ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि भले ही हम लोग लीगली फ्री हैं, ठीक है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड करा है कि हमारे पास फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे कि राइट टू फ्रीडम जो है वो कौन से आर्टिकल में है। ओके, ठीक है, तो हमें लीगली बता दिया गया है कि हमारे पास राइट टू फ्रीडम है, लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटी के कुछ ऐसे बिलीफ्स हैं, कुछ ऐसे कस्टम्स हैं, या फिर कोई इकोनॉमिक कंडीशंस है जिसके थ्रू हम अपनी फ्रीडम को अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर पाते। एग्जांपल समझो, जैसे सोसाइटी का एक बिलीफ है जेंडर रोल्स को लेके कि लड़की हो तो ऐसे बिहेव करो, लड़के हो तो ऐसे बिहेव करो। ठीक है, ये एक स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी का एक ऐसा बिलीफ है, एक ऐसा कस्टम है जिसके थ्रू कहीं ना कहीं लोगों की फ्रीडम, एक इंडिविजुअल की फ्रीडम जो है वो वॉयलेट होती है। और जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है सोसाइटी का वो कैसे लिमिट करता है फ्रीडम को। देखो, भले ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोल दिया गया है कि बच्चे के पास राइट टू फ्रीडम है, लेकिन अगर वो बच्चे के पास बेसिक फैसिलिटीज भी अफोर्ड करने के लिए उसके घर में इतनी इनकम नहीं हो पा रही है, तो वो कैसे एजुकेशन पे भी एक्सेस कर पाएगा, है ना। तो ये इसी को हम कह रहे हैं कि पॉसिबल लिमिटेशंस है फ्रीडम के ऊपर। क्यों है वो लिमिटेशंस, क्योंकि कुछ सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, इसीलिए। ठीक है, तो इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ दिस डिबेट्स, हम कुछ ऐसे ही डिबेट्स को देखेंगे इस चैप्टर में। और आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू, आप जब ये चैप्टर पढ़ लोगे पूरा तो आपको क्या 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 समझने को, क्या क्या जानने को मिलेगा। पहली चीज, पहला पॉइंट, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। जब आप ये चैप्टर पढ़ना शुरू करोगे तो आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि फ्रीडम की इंपॉर्टेंस एक इंडिविजुअल के लिए क्या है और सोसाइटी में जो मेंबर्स हैं उनके लिए क्या है। सेकेंड, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव डायमेंशन ऑफ फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम के दो डायमेंशन होते हैं, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव, अलग से टॉपिक है इसके ऊपर। थर्ड पॉइंट, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म हार्म प्रिंसिपल। ठीक है, हार्म प्रिंसिपल एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम इसमें समझेंगे, तो ये कुछ चीजें जो है आपको चैप्टर में समझनी है। ठीक है, तो आपको ये इंट्रो समझ आया है। अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। टॉपिक्स जो है इस चैप्टर में वो क्या क्या है। फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे द आइडल ऑफ फ्रीडम। सेकेंड टॉपिक होगा हमारा व्हाट इज फ्रीडम, फ्रीडम की इसमें हम मीनिंग्स देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट। थर्ड होगा द सोर्सेज ऑफ कॉन्स्ट्रेंट, जो भी हम कॉन्स्ट्रेंट की बात कर रहे हैं, रीजनेबल कॉन्स्ट्रेंट या जो कॉन्स्ट्रेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो उनका सोर्स क्या है, कहाँ से वो कॉन्स्ट्रेंट निकल रहे हैं। ठीक है, थर्ड फोर्थ पॉइंट है वाई डू वी नीड कॉन्स्ट्रेंट। फिफ्थ पॉइंट है हार्म प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी को, और फिर हम समझेंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को। ठीक है, ये आपके 7 टॉपिक्स हैं जो टोटल आपको इस चैप्टर में कंप्लीट करने हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम अपना फर्स्ट टॉपिक करेंगे द आइडल ऑफ फ्रीडम। ठीक है, टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इंट्रो का पार्ट जो है वो अच्छे से देख लीजिए। ठीक है।